आज की इस चर्चा में उन सभी का स्वागत है जो कहानियों की सतह से परे जाकर उनके गहरे अर्थों को खोजना पसंद करते हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम 2003 की बेहद प्रसिद्ध फिल्म कोई मिल गया के ब्रह्मांड में एक बिल्कुल ही नई दृष्टि से प्रवेश करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत ही अनोखा अनुभव होने वाला है। हाँ, क्योंकि हम सभी ने ये कहानी देखी है, इसके गानों पर हम बड़े हुए हैं, लेकिन आज हमारा उद्देश्य सिर्फ एक विज्ञान कथा को मतलब एक साइंस फिक्शन कहानी को दोहराना नहीं है। सही कहा, हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देंगे। बिल्कुल। आज सुबह जब मैं इस विषय से जुड़े हमारे रिसर्च नोट्स पढ़ रही थी, विशेष रूप से रोहित मेहरा का खगोलीय रूपांतरण और रोहित और जादू का ब्रह्मांडीय कनेक्शन पर जो विस्तृत लेख हमारे पास है, तो मुझे एहसास हुआ कि ये कहानी एलियंस या स्पेसशिप से कहीं अधिक हमारे अपने समाज का एक आईना है। एकदम सही, ये हमारे ही समाज का आईना है। ये चर्चा मानवीय भावनाओं, मासूमियत, समाज के नजरिए और दोस्ती के जरिए जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों पर केंद्रित होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। ये सफर वाकई बहुत ही रोमांचक और विचार उत्तेजक होने वाला है। जब मैं भी इन स्रोत लेखों और नोट्स का गहराई से अध्ययन कर रहा था तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी। वो क्या? वो ये कि निर्देशक राकेश रोशन ने केवल एक मनोरंजक फिल्म नहीं बनाई थी, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही गहरा अध्ययन प्रस्तुत किया था। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे हमारा समाज उन चीजों या लोगों के प्रति प्रतिक्रिया करता है जिन्हें वो समझ नहीं पाता। आज की चर्चा में हम उन्हीं जटिल मानवीय संवेदनाओं को समझेंगे। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और इस पूरे संघर्ष की नींव अगर हम देखें तो कहानी के बिल्कुल शुरुआत में ही रख दी जाती है। हमारे नोट्स डॉक्टर संजय मेहरा के किरदार पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, डॉक्टर मेहरा, उनका किरदार बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? हम जानते हैं कि उनका दृढ़ विश्वास था कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। लेकिन जो बात मुझे रिसर्च में सबसे दिलचस्प लगी वो था उनका तरीका। उनका संवाद करने का तरीका वाकई अपने समय से बहुत आगे था। बिल्कुल। उन्होंने एलियन से संपर्क करने के लिए कोई पारंपरिक रेडियो सिग्नल नहीं, बल्कि गणितीय ध्वनि तरंगों और संगीत के स्वरों का उपयोग किया। एक सिंथेसाइजर कीबोर्ड के जरिए अंतरिक्ष में धुनें भेजना। सोचिए जरा, आज के समय में भी अगर कोई इंसान कहे कि वो कीबोर्ड पर धुनें बजाकर परग्रही जीवों को बुला रहा है, तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो शायद उसे पागल ही समझेंगे। और यही प्रतिक्रिया उन्हें अपने वैज्ञानिक समुदाय से भी मिलती है। हाँ बिल्कुल। जब डॉक्टर मेहरा अपना ये शोध दुनिया के सामने रखते हैं तो उन्हें सम्मान नहीं मिलता, बल्कि उनका मजाक उड़ाया जाता है। उनके सिद्धांत को पूरी तरह खारिज कर दिया जाता है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है वैज्ञानिक जिज्ञासा और समाज की रूढ़िवादी सोच के बीच का टकराव। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। स्थापित नियमों से अलग सोचने वालों को अक्सर ऐसा ही सहना पड़ता है। बिल्कुल। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने कुछ नया सोचने की कोशिश की है तो सिस्टम ने सबसे पहले उसका मजाक ही उड़ाया है। डॉक्टर मेहरा उसी अकेलेपन का प्रतीक है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वैज्ञानिक समुदाय से तिरस्कार मिलने के बावजूद डॉक्टर मेहरा हार नहीं मानते हैं, और फिर एक रात उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ ऐसा होता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, अंतरिक्ष से उस रहस्यमयी सिग्नल का जवाब आता है। बिल्कुल, अंतरिक्ष से उसी धुन का जवाब आता है। ये एक ऐसी खोज थी जो इंसानी इतिहास को बदल सकती थी। लेकिन कहानी यहीं एक क्रूर मोड़ ले लेती है। वो दुर्घटना। हाँ, अपनी गर्भवती पत्नी सोनिया को ये खुशखबरी देने की जल्दबाजी और आसमान में दिखी उस रहस्यमय चमकती रोशनी के कारण उनका ध्यान भटक जाता है और एक भयानक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। हमारे नोट्स इशारा करते हैं कि ये घटना पूरी कहानी की धुरी है। सही मायने में ये एक बहुत ही दुखद विडंबना है। डॉक्टर मेहरा की जो सबसे बड़ी खोज थी वही उनके दुखद अंत का कारण बन गई। लेकिन इस दुर्घटना का सबसे गहरा असर जिस पर पड़ा वो थे उनके अजन्मे बच्चे रोहित का जन्म और उसकी चुनौतियां। बिल्कुल। इस एक घटना ने रोहित के जीवन की दिशा तय कर दी। यहीं से कहानी अंतरिक्ष की खोज से मुड़कर हमारे समाज के भीतर मौजूद एक गहरे संघर्ष में बदल जाती है। और यहीं से रोहित की दुनिया की शुरुआत होती है। दुर्घटना के कारण रोहित का जन्म मानसिक विकास की सीमाओं के साथ होता है। शरीर तो एक वयस्क का है, लेकिन उसका व्यवहार एक मासूम बच्चे जैसा ही रहता है। एक बहुत ही नाजुक स्थिति। बहुत नाजुक। इन लेखों को पढ़ते हुए ये साफ महसूस होता है कि उसकी माँ सोनिया उसे दुनिया की नज़रों से बचाने की हर संभव कोशिश करती है। वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। हर माँ यही चाहेगी। बिल्कुल। लेकिन
क्या एक माँ हमेशा के लिए दुनिया की क्रूरता को दरवाजे के बाहर रोक सकती है? हमारे आसपास के समाज का रवैया ऐसे लोगों के प्रति अक्सर बहुत ही अलग होता है। यहीं पर ये कहानी अपना सबसे कड़वा सच सामने रखती है। समाज अक्सर उन लोगों को अलग थलग कर देता है जो सामान्य के सांचे में फिट नहीं बैठते, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। हाँ, रोहित के प्रति समाज का जो क्रूर रवैया दिखाया गया है, हमारे नोट्स स्पष्ट रूप से उसे रेखांकित करते हैं। राज नाम का वो अमीर और घमंडी युवक लगातार रोहित का अपमान करता है, उसका मजाक उड़ाता है। राज सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो कमजोर को नीचा दिखाता है। राज की नफरत असल में कहीं ना कहीं समाज की अपनी असुरक्षाओं को भी दर्शाती है। बिल्कुल सही। लेकिन इस पूरी कड़वाहट के बीच रोहित की जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा भी है। उसकी असली दोस्ती मोहल्ले के छोटे स्कूली बच्चों से होती है। वो बच्चे जो बिना किसी भेदभाव के उसे अपनाते हैं। हाँ, वे उसके साथ खेलते हैं, उसे चिढ़ाते नहीं हैं, और इसी दौरान निशा का प्रवेश होता है। हमारे नोट्स बताते हैं कि शुरुआत में निशा भी रोहित को अजीब मानती है, जो कि समाज की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। बिल्कुल, लेकिन जल्द ही वो उसके साफ और सच्चे दिल को पहचान लेती है और उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये स्थिति एक बहुत बड़ा सबक देती है। बच्चों का रोहित को इस तरह से खुले दिल से अपनाना ये साबित करता है कि भेदभाव समाज द्वारा सिखाया जाता है, ये बचपन से हमारे अंदर नहीं होता। ये बहुत ही गहरी बात है। और दूसरी ओर निशा का नजरिया बदलना ये दर्शाता है कि कैसे सहानुभूति से, मतलब एम्पैथी से, हम किसी व्यक्ति की असली अच्छाई देख सकते हैं। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जिस समाज से रोहित जूझ रहा था उसी दुनिया में एक बार फिर कुछ बहुत ही अजीब होता है। वो पुराना कंप्यूटर। हाँ, रोहित और उसके दोस्तों को घर में डॉम मेहरा का वो पुराना कंप्यूटर मिल जाता है, और एक बच्चे जैसी जिज्ञासा के साथ वो अनजाने में ही उस एलियन कम्युनिकेशन प्रोग्राम को चालू कर देते हैं। और फिर जो होता है वो कहानी को पूरी तरह पलट देता है। अंतरिक्ष से उसी संगीत सिग्नल का दोबारा भेजा जाना, और फिर एक चमकते हुए स्पेसशिप का शहर के ऊपर से होते हुए जंगल में उतरना। स्रोत सामग्री में उस दृश्य का बहुत ही सटीक वर्णन है। स्पेसशिप लौट जाता है, लेकिन एक छोटा एलियन पृथ्वी पर छूट जाता है, वो जंगल में छिपता है। उसकी शारीरिक बनावट का जो जिक्र है, चमकती आंखें, लंबी उंगलियां, वो रहस्यमयी जरूर हैं, लेकिन हमारे नोट्स बताते हैं कि उसका स्वभाव बहुत डरा हुआ है। वो इस दुनिया के लिए पूरी तरह से एक बाहरी जीव है और वो घबराया हुआ है। बिल्कुल। और जब रोहित की उस एलियन से पहली मुलाकात होती है तो एक बहुत ही खास पल आता है। जहां बाकी सारे बच्चे डरकर भाग जाते हैं, वहीं रोहित नहीं भागता। वो अपनी मासूमियत के साथ उसके पास जाता है। हाँ, रोहित अपनी अपार दयालुता के साथ उस अनजान जीव के पास जाता है। वे उसका नाम जादू रखते हैं। जादू नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। और जादू की जादुई शक्तियां भी तो कमाल की हैं। बिजली को नियंत्रित करना, वस्तुओं को बिना छुए खिसकाना, लोगों को ठीक करना और रोशनी पैदा करना। लेकिन इन शक्तियों से परे जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो है उनका संवाद। जादू इंसानी भाषा नहीं बोलता, वह भावनाओं के माध्यम से संवाद करता है। बिना शब्दों की भाषा। हाँ, ये इस बात का प्रतीक है कि सच्चा जुड़ाव शब्दों का मोहताज नहीं होता। रोहित इंसानों की दुनिया में अकेला और अलग है, और जादू इस पृथ्वी पर अकेला और अलग है। दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में अलग हैं। बिल्कुल। और यही बात उन्हें एक गहरे भावनात्मक स्तर पर जोड़ती है। दोनों एक दूसरे में एक दोस्त देखते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। और फिर जादू रोहित की मानसिक सीमाओं को महसूस करता है। वो देखता है कि उसका दोस्त तकलीफ में है और वो मदद करने का फैसला करता है। हाँ, जादू अपने चमकते हाथों की ऊर्जा से रोहित के दिमाग की क्षमता को बढ़ाना शुरू करता है, और फिर रोहित के अंदर जो चमत्कारी बदलाव आते हैं वो हैरान करने वाले हैं। वो रूपांतरण सच में अद्भुत है। बिल्कुल। रोहित अचानक अत्यधिक बुद्धिमान हो जाता है, शारीरिक रूप से ताकतवर और आत्मविश्वासी हो जाता है। वो वापस कॉलेज जाता है और कठिन सवालों के जवाब देकर सबको हैरान कर देता है। और वो बास्केटबॉल मैच का यादगार दृश्य। अरे हाँ, पहले जो रोहित ठीक से खेल भी नहीं पाता था, वो अब राज और उसके दोस्तों को बास्केटबॉल मैच में बुरी तरह हरा देता है। और इसी दौरान निशा भी उसे एक नए नजरिए से देखने लगती है। वो उसके इस नए साहसी और बुद्धिमान रूप से प्रभावित होती है और प्यार में पड़ जाती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक जादुई चमत्कार है जो दर्शकों को खुश करने के लिए दिखाया गया है? नहीं, इसका अर्थ बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक जादुई चमत्कार नहीं है,
ये दिखाता है कि जब किसी व्यक्ति को सही समर्थन, सम्मान और आत्मविश्वास मिलता है तो उसकी क्षमता असीमित हो जाती है। मतलब समाज ने उसे जो कभी नहीं दिया वो जादू ने उसे दिया। बिल्कुल। पहली बार रोहित जीवन में सम्मान का अनुभव करता है। जादू ने रोहित के भीतर सोए हुए उस विशाल आत्मविश्वास को जगाया जिसे सिस्टम ने हमेशा दबाने की कोशिश की थी। यह एक बहुत ही सशक्त संदेश है, लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी एक संकट आता है। जैसे ही रोहित अपनी जिंदगी में खुशियां पा रहा होता है, सरकारी हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। वो वैज्ञानिक और सरकारी अधिकारी, हाँ, वे उन अजीब सिग्नलों की जांच करते हुए रोहित के घर तक पहुंच जाते हैं और जादू को पकड़ लेते हैं। वो उसे वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए ले जाते हैं। उनके लिए जादू एक दोस्त नहीं, बस एक विषय है। और इसके परिणाम बहुत ही दुखद होते हैं। जादू के दूर जाते ही रोहित की शक्तियां कम होने लगती हैं। उसका दिमाग फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौटने लगता है। वो बुरी तरह टूट जाता है। हाँ, ये देखकर बहुत तकलीफ होती है, लेकिन इस बार रोहित हार नहीं मानता। रोहित निशा और बच्चों की मदद से जादू को बचाने के लिए उस भारी सुरक्षा वाली लैब में घुसपैठ करता है। इस हिस्से में मासूमियत और संस्थागत क्रूरता के बीच का सीधा टकराव दिखाया गया है। संस्थागत क्रूरता मतलब सरकार का वो रवैया? हाँ, एक तरफ रोहित है जो उस एलियन को दोस्त मानता है, परिवार मानता है, और दूसरी तरफ सरकार है जो उसे सिर्फ एक प्रयोग की वस्तु समझती है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता अक्सर संवेदनाओं को कुचल देती है। लेकिन रोहित की हिम्मत आखिरकार जीत जाती है। वो जादू को आजाद कराते हैं और फिर स्पेसशिप की वापसी होती है। वो विदाई का दृश्य बहुत ही भावुक है। बहुत ज्यादा। एक बेहद भावुक दृश्य में जादू जाने से पहले आखिरी बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। वो रोहित की बुद्धिमत्ता और शारीरिक ताकत को हमेशा के लिए वापस लौटा देता है और फिर जादू अपने ग्रह वापस लौट जाता है। जादू का जाना ये स्थापित करता है कि रोहित को अब किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। मतलब अब वो आत्मनिर्भर है। बिल्कुल। उसके अंदर का आत्मविश्वास अब स्थायी है। रोहित और निशा के साथ कहानी एक उम्मीद भरे भविष्य पर खत्म होती है। आज की इस चर्चा को समेटते हुए हम देख सकते हैं कि इन नोट्स और लेखों से हमें क्या-क्या सीखने को मिला है। ये कहानी सिर्फ एलियंस और स्पेसशिप के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमें बताती है कि कैसे सच्ची दोस्ती, दयालुता और अज्ञात पर विश्वास किसी का भी जीवन बदल सकता है। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये एक सोचने वाली बात है। कैसा सवाल? कहानी में हमने देखा कि जब एक एलियन पृथ्वी पर आता है तो सरकार उसे पकड़ने और उस पर प्रयोग करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है। यदि आज के समय में वास्तव में हमारा सामना किसी परग्रही जीवन से हो जाए तो हम क्या करेंगे? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या हम मनुष्य रोहित की तरह दयालुता और जिज्ञासा के साथ प्रतिक्रिया देंगे या फिर कहानी की उस सरकार की तरह डर, नियंत्रण और शत्रुता से व्यवहार करेंगे? ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी तकनीकी प्रगति ने हमें अज्ञात चीजों के प्रति अधिक क्रूर बना दिया है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। वाकई ये एक ऐसा विचार है जो इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहेगा। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको एक नया नजरिया मिला होगा। ऐसे ही किसी अन्य रोमांचक विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा।